नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी की PYQ की हमारी इस सीरीज़ में। इससे पहले हम इसमें पॉलिटी जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 3 पार्ट आए थे, उसमें हमने कंप्लीट पॉलिटी के PYQ कर लिए हैं। और हमने कल हिंदी वाले चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें एक वीडियो लगभग आधे घंटे की थी, उसमें हमने सारे PYQ किए थे। लेकिन अभी ना मैंने जब जो यूके ट्रिपल एससी के PYQ वाली जो ये न्यू वाली PDF आई है ना, उसमें मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स ना हमारे छूट रहे थे। ये वाले टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को पता होगा, पत्र लेखन से जुड़े प्रश्न आते हैं, जनसंचार से आते हैं, मीडिया से रिलेटेड आते हैं, पद्य और गद्य। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटी हो गई है और हिस्ट्री देखेंगे कि फिर हिस्ट्री करें हम आगे। ठीक है, और या फिर ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पत्र लेखन का ये टॉपिक है। ठीक है, पत्र लेखन जो है, इसका टॉपिक है टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, जो है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? बेसिकली जो हम एक दूसरे को आपस में दे रहे हैं ना, मित्र में, भाईचारा में, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बधाई पत्र। ठीक है, देखो आगे जो इजी प्रश्न है इनको रिपीट नहीं कर रही हूँ, वरना और करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्या है, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर, देखो वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे टिप्पण कहते हैं। ठीक है, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उसे टिप्पण कहते हैं। और टिप्पण में किसी पत्र के विषय के बारे में जानकारी दी जाती है और उस विषय के संदर्भ में सुझाव एवं मंतव्य दिया जाता है। देखो आगे प्रश्न है, जो है व्यक्तित्व पद, जो व्यक्तिगत जो होता है पत्र ना, उदाहरण क्या है? व्यक्तिगत पत्र का उदाहरण क्या होता है? देखो, निमंत्रण पत्र हो गए, शोक पत्र हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, बधाई पत्र हो गए। तो ये सब हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? सी, आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रारूप लेखन का अर्थ होता है। तो प्रारूप लेखन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ठीक है, देखो अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषण का नाम एवं पदनाम कहाँ आता है? देखो इधर साइड आता है, इधर साइड नहीं आता, ये नहीं है, गलत है। दाईं साइड नहीं आता, बाईं साइड आता है ना। किसका आता है? प्रेषण का। यहाँ पे प्रेषक का पूछा जा रहा है, तो प्रेषक का क्या होगा? प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो कहाँ, कौन सी साइड आता है? वो बाईं और शीर्ष पर आता है। और देखो इसमें एक बात ये भी आती है, प्रेषक होता कौन है? प्रेषक वो होता है जो भेजता है, यानी कि जो भेज रहा है, भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। ठीक है, तो देखो प्रेषक लिखा है, तो ये कौन है? भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों एवं संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकाय, जो है विदेशी सरकारों और राज्य सरकारों को जो है व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों का जो है नियमानुसार निपटारा करना। आगे अब यहाँ पे एक बड़ा सा हमें लेख दिया गया है, इसमें बताना है हमें इसका आंसर क्या है। अब देखो, जो ये आबकारी में 2024 में पूछा गया है। देखो, जो मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख होता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषांक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। और देखो 4 देखा जाए तो कायदे से एक ही है। ठीक है, और देखो किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, उसे क्या कहा जाता है? फीचर कहा जाता है। इसका हो जाएगा सेकंड। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो समारोह या खास उत्सव पर निकाला गया अंक क्या कहा जाता है? मुख्य पत्र कहा जाता है उसे। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। आगे समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छपी गई संपूर्ण जो पत्रियां होती है, संपूर्ण पत्रियां, उन्हें क्या कहा जाता है? संस्करण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, है ना। समाचार पत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो 4213 हो जाएगा। 4213 हमारा आंसर इसका फोर्थ वाला आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, संबोधन के रूप में जो है महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो 2023 का रिपीटेड प्रश्न है, वीपीडीओ में पूछा गया है। तो किस में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्रों में। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्रों में लिखा जाता है। और इसी में एक प्रश्न और है इसमें, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षित और स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है अर्ध सरकारी, जो है अर्धशासकीय पत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अनुस्मारक पत्र क्या होता है? किसी टॉपिक के बारे में हमें फिर से याद दिलाना कि ये वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था, है ना। 2 से 3 महीने बाद अगर हमने फिर से किसी को उसी टॉपिक के बारे में बताया तो उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे, अब यहाँ पे आ गया जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग समाज जो है संचार, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन से जुड़े प्रश्न आ गए यहाँ से। ठीक है, पहला है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा कहानी पर फिल्म बनाई गई है, तो दाजू क्या है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है, दाजू पर। और दाजू लिखी किसने है, ये भी आ सकता है ना, तो ये हम देखेंगे अभी किसमें, ये देखेंगे हम। हाँ देखो दाजू के बारे में बता रही थी, तो दाजू जो है ना इसके लेखक कौन है, शेखर जोशी। तो शेखर जोशी कौन है इसके लेखक। इसके अलावा अभी हम जब साहित्य पढ़ेंगे ना, साहित्य के बारे में जितने भी हिंदी के बड़े बड़े जो है साहित्यकार हैं उसमें भी हम देखेंगे शेखर जोशी के बारे में। तो अभी ये कहा जो दाजू है ना कहानी, इसके बारे में जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तथ्य था कि चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं वाला है। चलो आगे देखते हैं, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे ताकि जो है हिंदी बहुत ज़्यादा विकास हो हिंदी का, है ना। तो किसकी है, 351 के तहत है। तो 351 आर्टिकल के तहत ये है, ये प्रावधान है कि जो कर्तव्य ये होगा किसका, संविधान की किस धारा के तहत संघ का कर्तव्य ये होगा कि वो हिंदी का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। उदंत मानदंड के बारे में देखो 1826 में ये आया था, हालांकि यहाँ पे ये गलत दिया गया है, 1826 इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे नीचे सही लिखा गया है। और 30 मई को हम ना हिंदी पत्रकारिता दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं, 30 मई को। तो 30 मई 1826 को, तो 30 मई 1826 को हम क्या बनाते हैं, 1826 सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ये वाला गलत है। 1826 को जो है उदंत मानदंड जो है समाचार पत्र निकला था, इसलिए 30 मई 1826 को पहली बार निकला था, इसलिए उसी दिन हम हिंदी समाचार पत्र भी जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस भी बनाते हैं। और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया। और एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक समाचार पत्र का मतलब क्या होता है कि हफ्ते में एक बार निकलता था ये समाचार पत्र। और इस पत्र के संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, आगे है राम वृक्ष बेनीपुर किस पत्रिका का संपादन किया था। तो राम वृक्ष बेनीपुर जो पुरी थी, बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो किस पत्रिका का संपादन किया था, जनवाणी का। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो जनवाणी का इन्होंने संपादन किया था। चलो आगे देखेंगे, आगे प्रश्न दिया गया है ईमेल का संबंध है। ईमेल का संबंध क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली ईमेल की फुल फॉर्म पूछी गई है। वैसे इसे कंप्यूटर का प्रश्न भी कह सकते हैं, कंप्यूटिंग प्रश्न भी हमने देखा था आगे। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आगे है भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ स्थित है। तो जनसंचार संस्थान IIMC भी इसे कहा जाता है, आई थिंक IIMC। हाँ देखो यहाँ पे दिया गया ना IIMC। 1965 में इसकी स्थापना होती है, देखो दिया गया है 17 अगस्त 1965 को। ठीक है, और ये कहाँ है, यह है नई दिल्ली में है। और इसके अलावा ये विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ जो पत्रकारिता होती है वो किस किस लैंग्वेज में होती है, उर्दू में पत्रकारिता होती है, उड़िया में पत्रकारिता होती है, गुजराती में होती है, मराठी में होती है और हिंदी जैसे जो है 5 आधुनिक भाषाओं में पत्रकारिता का जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ठीक है, और पूरे भारत में जो है 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके। ठीक है, आइजोल मिजोरम में है, अमरावती महाराष्ट्र, और ढेंकनाल उड़ीसा, और कोट्टायम केरल, और जम्मू एंड कश्मीर, ये 5 इसके कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे देखेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में इसकी स्थापना होती है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत के संविधान में अनुच्छेद 344 खंड 4 के तहत 1 अक्टूबर 1961 के तहत नई दिल्ली में हुई। और ये आयोग भारत में सरकारी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। आगे देखेंगे बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुक्रम, नाम, उनकी राय, पूरा विवरण साहित्य कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श को संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो इनका संक्षिप्त जो विवरण होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, 4-5 लोगों ने जो जो बातें बोली, अब उसके बारे में हमने एक शॉर्ट नोट बनाया है ना, उसके बारे में हमने लिखा भाई क्या क्या होता है, तो उसे कार्यवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कार्यवृत्त कहते हैं। यही यहाँ पे पूछा गया था। आगे है, और ये भी देखो यूके वीडियो में पूछा गया 2018 में, इंपॉर्टेंट है। किसी मुद्दे पर लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण मुद्दा चर्चा पर आया है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूज़ पैग। ठीक है, न्यूज़ पैग कहते हैं। पीठ पत्रकारिता क्या होती है, बड़ा चढ़ाकर किसी टॉपिक को लिखना, बड़ा चढ़ाकर पीठ पत्रकारिता कहा जाता है उसे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है
और पेस्ट्री क्या होता है ना, इसमें पेस्ट्री में ये स्पेशल होता है जो सेलिब्रिटीज़ पर होता है, बेसिकली जो बिजनेसमैन्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पेस्ट्री बेसिकली उनके बारे में होता है। मतलब कहीं ना इसमें जो अमीर होते हैं उनकी जो महफिलें सस्ती हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनके पास क्या कुछ है। आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर होता है उसका एक पार्ट ना कहीं सेलिब्रिटी पे ही डिपेंड रहता है भाई। डिपेंड इन द सेंस यहाँ पे कहने की बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि उन वो कितने अमीर हैं, उनके पास क्या क्या है, उनका आलीशान का घर है, करोड़ों का महल है, इस तरीके की बातें जो पेस्ट्री की पत्रकारिता में होती है। ठीक है, पेस्ट्री मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ पैक हम अभी पढ़ ही रहे हैं, क्या होता है किसी तात्कालिक, क्या न्यूज़ पैक के बारे में हमने क्या देखा, पीठ पत्रकारिता बड़ा चढ़ाकर हो गया। ठीक है, तो देखो अब न्यूज़ पैक देख रहे हैं, क्वेश्चन भी हमारा यही था, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा पर आया, उसे न्यूज़ पैक कहा जाता है। बस यही है। आगे देखेंगे एंकर बाइट। देखो एंकर बाइट, पहले मैं एक नॉर्मल वर्ड्स बता दी। देखो एंकर बाइट क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई घटना हुई है, यहाँ पे अग्निकांड हो गया, तो यहाँ पे एंकर गई है ना, एंकर गई, उसने स्थानीय लोगों से बात करी। बात करने के बाद अगर स्थानीय लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो खुद वहाँ पे उस टॉपिक के बारे में बता रही, वहीं पे खड़े होकर तत्कालीन जहाँ पे घटना हुई है उसे एंकर बाइट कहते हैं एक। और एक ये होता है कि उन उन लोगों से भी वो बात कर रही है और फिर कुछ बारे में बता रही है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इस तरीके की घटना हुई है, इस तरह की घटना हुई है, और वो घटना होने के बाद वो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जो दे रही है ना, उस सब को जानने के बाद उसे ही कहते हैं एंकर बाइट। बस यही एंकर बाइट है। अब यहाँ पे देखो इसने ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने पर। हाँ वही है ना, यहाँ पे खड़े होकर क्या करिए, वो आपको पहले दिखा रही है ना चीज़ें, फिर आपको बता रही है। बस यही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया भी है, जब किसी घटना की खबर देने के साथ साथ उस घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित लोगों के बयान को दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता देने की प्रक्रिया को एंकर बाइट कहते हैं। और घटनास्थल में प्रत्यक्ष दर्शकों के कथन को जो है एंकर बाइट कहते हैं। देखो एंकर बाइट उसे ही कहते हैं जो प्रत्यक्ष दर्शक है वहां पे, जिसने देखी है घटना। आगे देखेंगे समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और जो है लोकप्रिय शैली कौन सी है। देखो यह है उल्टा पिरामिड। एक सेकेंड ना, ये उल्टा पिरामिड, इस तरीके से समाचार पत्र लिखा जाता है, समाचार ऐसे उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है इंट्रो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे लीड भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे ये क्या होती है, बॉडी होती है। यहाँ पे क्या की जाती है, यहाँ पे बॉडी लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे होता है समापन। समापन इन द सेंस यहाँ पे ना प्रॉपर समापन नहीं होता है, बस बताया जाता है किस तरीके से घटना में अब क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि समापन तो होता ही नहीं ना किसी कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई घटना हुई है वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका हो गया है ना, आरोपी कौन है ये भी पता चल गया, एक बार में पता नहीं चलता है। अब कल रात वो घटना हुई, हमें नहीं पता वो आग कैसे जली, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे इन कारणों से आग जली है, हालांकि जो है जब जानकारी सामने आएगी और हम उसको लिखेंगे। तो समापन इन द सेंस इस तरीके से समापन नहीं होता है, यहाँ पे देखो लिखा भी इन्होंने, इस शैली में समाचार पत्र में सूचनाएं लिखी जाती है। और उल्का पिरामिड शैली में जो है चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स सबसे अंत में लिखा जाता है। देखो क्लाइमैक्स लिखा है ना, तो क्लाइमैक्स क्या होता है, सबसे अंत में लिखा जाता है। और अंत में ऐसा नहीं होता कि ऐसा ऐसा हो गया, फाइनल रिपोर्ट तो वही होगी ना जब 2-3 सालों तक का केस चलता है, कोई भी टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से बस हमें यहाँ पे यही देखना है कि समाचार पत्र जो है किस शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, बस बात खत्म। समापन इसमें लास्ट में होता है, नीचे से यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रो होता है। वैसे बेसिकली हम अगर कोई फॉर एग्जांपल निबंध भी लिख रहे हैं तो निबंध हम ये लिखेंगे, सबसे पहले लीड लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा समापन होगा उसका। तो ये भी वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली होती है, बस बात खत्म। आगे देखेंगे, निम्न में से समाचार पत्र के किस प्रारूप में संबोधन और जो है स्वनिर्देश नहीं होता है। किस में नहीं होता है, ज्ञापन में नहीं होता है। ज्ञापन में डायरेक्टली जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिस है उसमें एक ज्ञापन आ गया, भाई उसके ज्ञापन सौंप दिया उन्होंने एक, तो उसमें ऐसे कुछ वो नहीं लिखा जाता है, संबोधन वगैरह नहीं किया जाता, डायरेक्ट जो निर्देश आए हैं बस वो निर्देश लिखे जाते हैं उसमें, उसे ज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, आगे है मतवाला पत्रिका। मतवाला काफ़ी पूछी जाती है, और मतवाला किसकी है, मतवाला है निराला की, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है इन्होंने इसका संपादन किया। ठीक है, और इसके अलावा इनसे पहले किसने किया था, 1923 में देखो ये बना था, उस 1930 में बंद भी हो गया था, और इनसे पहले सेठ महादेव प्रसाद ने भी किया था। चलो आगे देखेंगे, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में हुई थी। और दूरदर्शन की कब हुई ये भी पूछ लिया जाता है, 1959 में दूरदर्शन की। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, हरिशंकर पिसाई ने जबलपुर से किस पत्रिका का संपादन किया, तो जबलपुर से किस जो है पत्रिका का संपादन किया, वसुधा का उन्होंने संपादन किया।
ठीक है। हरिशंकर प्रसाई ने जबलपुर में वसुधा नाम की साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, 1956 में शुरू किया, और इसके संपादन दो जो है संस्थापक और संपादक दोनों थे, और उन्होंने खुद अपने झोले में रखकर जो है वसुधा के अंक, यहाँ पे अंक से मतलब उसके जो पत्र होते हैं यानी कि समाचार पत्र जो है, पत्र को रख के खुद जबलपुर की सड़कों पर जो है खुद उसको बेचने जाते थे। ठीक है, और हालांकि बाद में उन्हें नुकसान भी हुआ और उसके बाद जो है पत्रिका बंद भी हो गई। आगे है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की? तो 1950 में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला टॉपिक आ गया, हमने अभी वो पत्र लेखन और कंप्यूटिंग वाला कर लिया है। अब है हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, और यहाँ पे अभी हम पद्य के बारे में देखेंगे, पद्य के बाद गद्य, फिर ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, अभी सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिसमें हम देखेंगे कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा, है ना, रसखान और मंगलेश जबरार, मुक्तिबोध, इनकी पद्य रचनाएं जितनी भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा ये वाले हमने कल वाली वीडियो में भी किए थे कुछ क्वेश्चंस, तो रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। पहला है, कबीर और गांधी की विधा क्या थी? तो इनकी विधा क्या थी, यानी कि इनकी विधा मतलब किस तरह से ज़्यादातर ये लिखते थे, वो किस तरीके से लिखते थे? निबंध इनकी विधा थी। ठीक है, आगे देखेंगे। कबीर और गांधी ना, यहाँ पे देखो, एक विधा एक निबंध थी। कबीर और गांधी के विचारों को, आदर्शों के तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है, और इसमें दोनों महापुरुषों के जीवन दर्शन और सामाजिक सुधार के प्रयासों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये क्या था? एक निबंध था कहीं ना कहीं। वो पूछ रहा है डायरेक्टली कि कबीर और जो गांधी थी ये किस तरीके का टॉपिक था, कहीं ना कहीं इनके बारे में क्या था? एक निबंध था। 2025 में पूछा गया हाल ही में। भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो किसका है ये? सूरसागर का। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है, भारतीय आत्मा। ठीक है, देखो, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप और प्रभा नाम से जो है पत्रों का संपादन किया था, और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? हिम क्रीटिनी, हिम तरंगिणी, समय के पांव और समर्पण, युगचरण और कला का अनुवाद, इतिहास। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किस कवि की जो है उलट बासियां प्रसिद्ध हैं? तो उलट बासियां किसकी प्रसिद्ध है? वो है कबीर दास की। यानी कि कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसे उलट पुलट सी लिखते थे ये, तो वही यहाँ पे बताया गया है। इनके जो कवि की वाणी के जो संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है। इन्हें संग्रह करने का काम धर्म करके कुछ इनके प्रिय जो थे ना शिष्य, उन्होंने किया था, ऐसे धर्म करके ही उनका कुछ नाम है, अभी मुझे याद आएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसी के साथ ही उन्होंने इसका क्या किया था, उनका जितने भी कबीर की वाणी के जितने भी वो थे ना, उनको संग्रह किया था। ठीक है, संग्रह करने का काम किया था। इसके साथ ही ये ना कुछ चीज़ें घुमा फिरा के बोलते थे, इसलिए इनको कहा गया है, क्या कहा गया है? उलटबासी रचनाएं की करते थे। ठीक है, ये कहा गया है। और क्या क्या है? धरती उल्टी आकाशे जाए, तो इन्होंने एक निम्न में से कौन सा एक आसान नहीं है, जिसको समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, इसलिए इसे उलटबासी कह दिया गया है। तो क्या है? धरती उल्टी आकाशे जाए जो है चिऊटी के मुख हंसनी समाए, तो इस तरीके की इनकी कथाएं होती थी, इसलिए इसे उलटबासी कहा जाता था। आगे देखो, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? देखो, महादेवी वर्मा की है यामा, और जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? कामयानी। कबीर की क्या है? बीजक। और तुलसी की क्या है? रामचरित मानस। चलो आगे देखेंगे। माया महाठगनी हम जानी किस कवि का कथन है? तो माया महाठगनी हम जानी किस कवि का कथन है? तो ये है कबीर दास का कथन है। आगे है, उधो तुम हो अति बड़भागी। तो उधो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कृष्ण जी को गोपियां कह रही हैं, इससे जुड़ा, कृष्ण और गोपियों से जुड़ा हुआ है ये। और इसमें दिया गया, देखो, उधो तुम हो अति बड़भागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ठीक है, दी गई पंक्तियों में भक्ति काल का सगुण काव्य धारा के कवि सूरदास की है, और मतलब ये रचना किसके? सूरदास की। ठीक है, और उपयुक्त जो पंक्तियों में गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की व्याख्या की गई है। तो देखा आपने, जो गोपियां हैं उनके जो प्रेम है श्री कृष्ण को लेकर, वो यहाँ पे व्यक्त की गई है, यही यहाँ पे बताया गया, उधव तुम हो अति बड़ भागी। और ये किसकी रचना है? ये है सूरदास की। आगे है, मीराबाई का भाषा मूलतः है। तो मीराबाई की जो मूलतः भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। आगे देखेंगे, मानवदेव काव्य की रचना किसने की है? भरत कवि ने की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन हम जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उसमें भी ये आता है। रस खान का अंतिम कृति क्या थी? रस खान की जो अंतिम कृति थी वो थी प्रेम वाटिका।
आगे है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखो सबसे पहले चिदम्बरा के लिए मिला, और कब मिला? 1968 में। ठीक है, वीणा, पल्लव, लोकयातन, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। और हाँ, एक चीज़ और खास इसमें, 1960 में उन्हें कला और बूढ़ा चाँद के लिए कविता संग्रह के लिए क्या मिला था? अकेडमी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दिखाती है? देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को, है ना, छोटे छोटे 14 साल के कम बच्चों को तो बिल्कुल ही काम करने के लिए अवॉइड है ना, तो वही है यहाँ पे। तो वो बच्चे क्या है, काम पे जा रहे हैं, तो उनके बाल श्रम को दर्शाया गया है इसमें, बस यही है। पढ़ने लिखने की उम्र में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। आगे देखें, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो जो सूरदास है ना, वो किस काल के कवि हैं? वो है भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं? तो पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद। और भी इनकी कहानियां देखो, संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि एवं इंद्रजाल आदि। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? चिदम्बरा के लिए मिला 1968 में। ठीक है, और जो है साहित्यिक कब मिला था? 1960 में। ठीक है, ये ज्ञानपीठ था। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं ये तो बोला हरिप्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन उन्हें पंचमेल खिचड़ी किसने बोला? पंचमेल खिचड़ी बोला श्याम सुंदर दास ने। और रामचंद्र शुक्ल, ये किसने बोला? सद्दुकड़ी भाषा, इनकी भाषा सद्दुकड़ी है, किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कबीरदास ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर की वाणियों को बीजक के रूप में संकलित करने का काम किसने किया? देखो मैं आपको बता रही थी ना, शिष्य, उनके जो प्रिय शिष्य थे धर्मदास, बस मैं धर्म के बाद का लाइन भूल गई थी, धर्मदास नाम था उनका। ठीक है, धर्मदास ने क्या किया था, उनकी जो वाणियाँ थी ना, उनकी जो कबीर की जो वाणियाँ थी उनको एक में संग्रहित किया था, जिसे बीजक कहा जाता है, तो वही धर्मदास ने किया था, ये भी आ सकता है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा बोला, एवं सुंदरदास ने क्या बोला? श्याम सुंदरदास ने उन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा, और हरिप्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। आगे जूही की कली, तो जूही की कली किसकी है? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कुकुरमुत्ता भी इनकी अन्य कहानी संग्रह या कविता संग्रह। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? ये हैं जयशंकर प्रसाद। आप देखो यहाँ पे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो मतवाला का उन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। रिपीटेड प्रश्न है ये भी। देखो, सरस्वती का किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कल्पना का रघुवीर सहाय, और प्रतीप का सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेन। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मंगलेश डबराल की बात की जाए तो पिता की तस्वीर, प्रेम करती स्त्री, और जयशंकर प्रसाद आंसू, कामयानी, झरना और लहर। गिरजा कुमार मथुरा पानी भरे हुए बादल, धूप के धान, नाश और निर्माण इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? मंगलेश डबराल की कौन सी रचना है? पहाड़ पर लालटेन। और भी है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। इन्हें 2000 में जो है हम जो देखते हैं के लिए साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। और युगधारा किसकी है? नागार्जुन की। लेकिन युगांतर आएगा, युगांतर किसकी है? युगांतर है सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। आप देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो जयशंकर प्रसाद की कौन सी नहीं है? देखो आंसू भी है, कामयानी भी, ये तो आपको अच्छे से कंठस्थ होंगी, लेकिन लहर भी है इसमें, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अब यहाँ पे दिया गया है मुक्तिबोध। अब ये भी देखो 2023 में यूके ट्रिपल ने वीपीडीओ में पूछा है। तो क्या है मुक्तिबोध? मुक्तिबोध का क्या था? मुक्तिबोध, चाँद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, हाँ मुंह टेढ़ा हो गया तो मुक्तिबोध। ठीक है, और निराला, बादल निराला से है। और माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, और माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, और जयशंकर प्रसाद आंसू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। देखो फिर से देख लेते हैं। मुक्तिबोध, चाँद का मुंह टेढ़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, निराला बादल राग, और जयशंकर प्रसाद आंसू।
चलो आगे बढ़ेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा किसकी है? ये है महादेवी की। ठीक है, आगे देखेंगे। संगतकार कविता के कवि हैं, संगतकार कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला। विपात्र के लेखक कौन है? तो विपात्र के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। पंत जी की पहली कहानी का नाम क्या है? तो पंत जी की पहली कहानी का नाम क्या है? वो है गिरजे का घंटा। निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने में? 6 खंडों में प्रकाशित है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बसती, ये कहानी किस कृति की है? तो किस कृति की है? ये कहानी है आंसू। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। चिदंबरा के लिए ये 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला, 1968 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया था। ठीक है, आगे है, प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है। प्रसिद्ध छायावादी कवि, तो क्या है इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के चितेरे या सुकुमार कवि की उपमा दी गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। और इनकी प्रमुख जो है रचनाएं ग्रंथि कौन कौन सी है? गुंजन, ग्राम्या, युगांत और सत्यकाम और स्वर्ग किरण इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। घर का रास्ता रचनाकार हैं, तो घर का रास्ता के रचनाकार कौन है? ये है मंगलेश डबराल। देखो इनकी कहानियां और भी हैं। घर का रास्ता के रचनाकार मंगलेश डबराल हैं। इनकी जो है अन्य कृतियां इस प्रकार हैं: पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग के शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह भी हैं, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ यात्रा जो है वृतांत, एक बार आयोगवा। तो एक बार आयोगवा क्या है? इनका एक यात्रा वृतांत है। जिस तरह से आप ट्रैवल व्लॉगर्स को देखते होगे आजकल, तो पहले ऐसे वीडियो बनाने का था नहीं सीन, तो पहले क्या होता था, वो जहाँ जाते थे उस तरीके को लिखते थे। तो अब जो ट्रैवल व्लॉग अभी आप देखते हो जो है दृश्य माध्यम में, वो पहले ऐसे लिखित फॉर्म में होते थे, उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बादल राग। अब देखो बादल राग कविता के रचयिता है, तो बादल राग कविता के रचयिता कौन है? वो है निराला। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। बादल गरजो फेर फेर घोर गगन धराधर ओ के रचनाकार हैं, तो कौन है? ये है निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखेंगे। अब है इसमें यहाँ पे देखो, अबलो नसानी। ठीक है, अबलो नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागत हवे जो है हवे न डसे हो। उपयुक्त जो है पंक्तियों में किस कवि द्वारा लिखित है? ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे भी लग रहा है, चेक करते हैं जरा इसका आंसर। अच्छा, तुलसीदास की होगी फिर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तुलसी। चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े हट के आ ही जाते हैं। आगे है, गोसाई दत्त मूल नामांकित में से किस रचनाकार का है? तो किसका है ये? सुमित्रा नंदन पंत का। किस कवि का भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक, अच्छा ऊर्जा अनेकानेक, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे क्या है कि किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और जो है फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो किसकी करती है? मुक्तिबोध की। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। चलो आगे देखते हैं। तुलसीदास की रचनाकार हैं, तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित काव्य धारणों में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो रासो काव्य धारा। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखो इसमें एक आपको समझ, अगर आपने पढ़ा होगा तो चिदंबरा, आप यहीं से पता चला सकते थे। 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को इसके लिए ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है, तो यही इसका गलत हो गया। नेपथ्य में हंसी, तो नेपथ्य में हंसी क्या है? राजेश जोशी की है। और नेपथ्य किसे कहा जाता है? आई थिंक पर्दे के पीछे, ऐसा कुछ है ना,
जहाँ वो होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे, आई थिंक वही होगा ये, ठीक है, देख लेना एक बार। अब इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया गद्य वाला। अभी हमने पद्य देखा, ठीक है, ये फाइनल है अभी, बस इसमें 10-20 क्वेश्चन जो भी होंगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर, वैसे मंदिर का क्वेश्चन है, ये कहाँ है? पौड़ी में है। आगे है दाजू रचना, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये रिपीट करके देख ली है, ये क्वेश्चन देख लिया है, शेखर जोशी की है और इनकी कहानियाँ और भी हैं। तो कहानी दाजू की रचना प्रसिद्ध कहानीकार जो है शेखर जोशी द्वारा रचित है। इनकी इस कृति पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म भी बनी है। कोशिका घटवार, हलवाड़ा, एक पेड़ की याद, साथ के लोग, बच्चे का सपना और डोगरी वाला आदि, ये सभी इनकी क्या है? कहानियाँ हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल साकृत्यायन। ये ज़्यादातर जो है यात्रा वृतांत ही लिखते थे। देखो इनकी कई सारी आपको दिखेंगी भी, लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा, तिब्बत के 1.25 वर्ष, नेपाल, कुमाऊं, जौनसार, देहरादून, मेरी यूरोप यात्रा। देखो इनकी सारी ना, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अभी हम ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, लोग घूमने जाते हैं, उन्हें व्लॉगिंग करते हैं ना, उन्हें डालते हैं, तो वो ये एक कहीं ना कहीं वो भी तो एक वही है ना कि कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उस तरीके से पहले क्या होता था, वीडियो फॉर्म्स नहीं होती थी, तो पहले के जो लोग थे, या ना पहले तो कौन होते थे? साहित्यकार लोग ही होते थे। ये लोग क्या करते थे, कहीं घूमने जाते तो वहाँ की चीज़ें लिखते थे ना, है ना। जैसे वेनसांग है, वेनसांग चाइना से यहाँ आया था, उसने यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें लिखी ना, यहाँ के राजा कैसे हैं वो है, तभी तो हमें पता चला। तो अब इन फ्यूचर भी आज से अगर हम बहुत सालों बाद जाते हैं, तो जितने भी लोग अभी घूम रहे हैं, ट्रैवल्स हैं, पहले कैसी चीज़ें वो उन्हीं से तो पता चलेंगी हमें। तो बस यही कि ये लोग भी उस टाइम की इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, हमें तभी पता चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। बस इन्होंने क्या है, इनका लिखित फॉर्म है। चलो आगे देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा शायद। ये रचना महादेवी की नहीं है। महादेव की रचना कौन सी नहीं? देखो यामा भी है इनकी, इसमें देखिए रेखाएं भी हैं और पथ का साथी भी है, लेकिन उर्वशी नहीं है, ठीक है। आगे महादेवी का गद्य रचना कौन सी है? देखो महादेवी की गद्य रचना की बात हो रही है यहाँ पे। दीपशिखा भी है, यत्रा भी है, रश्मि भी है, लेकिन पथ के साथी नहीं है इनकी गद्य रचना, ठीक है, पद्य में है ये। अब देखो यहाँ पे दिया गया है महादेवी वर्मा की गद्य। सो सबसे पहले हम गद्य रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी और स्मरण। और पद्य की बात की जाए तो निर्जा, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, संध्या गीत और यात्रा आदि, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो किसे किया गया? राहुल साकृत्यायन को। निम्नलिखित में से शैलेश मटियाली की रचना नहीं है। शैलेश मटियाली की नहीं है पूछा गया, यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो देखो कौन सी नहीं है। सर्पगंधा हमने देखी थी, है ये। आकाश कितना अनंत है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? एक सड़क 57 गलियां, ये इनकी नहीं है। अब ये भी तो प्रश्न आएगा ना कि एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? तो किसकी है? कमलेश्वर जी की रचना है, ठीक है। आगे देखेंगे शिरीष के फूल। तो शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो शिरीष के फूल रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो 1907 में, ठीक है, और 1986 में शायद इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ 1987 में, माफ़ कीजिएगा 1987 है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ना आयोग अब पूछ ले रहा है कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। तो यहीं पे देख लेते हैं 1987 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कबीर और गांधी रचना है, तो ये रचना किसकी है? कबीर और गांधी विधा क्या है? ये भी हमने देखा था, अभी निबंध है ये, ठीक है। अब इसने पूछ लिया कि ये रचना किसकी है? तो रचना किसकी? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है ये। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो क्या है ये? मंगल सूत्र, उनका अपूर्ण जो है उपन्यास था। इसके अलावा इनके अलग अलग उपन्यास भी हैं, प्रेमाश्रय हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि। शेखर जोशी की कहानी देखो कितनी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, दाजू, इस पर फिल्म भी बनाई है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो आप इसमें क्या, कर्मभूमि हमने देखा, गबन भी, रंगभूमि भी, लेकिन रंग दरबारी नहीं देखा था। इसका आंसर ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत किस लेखक ने कहा? तो किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने कहा, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे किसने क्या क्या कहा है वो आप एक बार देख लो, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रश्न बना तो ये भी बन सकता है, हालांकि एलटी वगैरह में पूछा गया है ना। देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की, देखो पीताम्बर दत्त बर्थवाल की एक तो ये है, कौन सी है ये? गांधी और कबीर और गांधी। अब इसमें से पता नहीं कौन सी रचना है। तो हिंदी काव्य के निर्गुण संप्रदाय, ठीक है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गोदान को। राहुल साकृत्यायन का मूल नाम क्या था?
तो क्या था? केदारनाथ पांडे। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम। निहार रही थी रश्मि नीरजा को, अगर इस तरह से आपने ट्रिक से याद किया होगा तो आप लोगों को यहीं पे बन गया होगा, निहार रही थी रश्मि नीरजा को संध्या गीत में, संध्या के समय, इस तरह से देखो। और 2-2 साल का गैप करना है आपको, +2 +2 +2, तो 1930, 1932, 1934, 1936। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। आपका बंटी किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है आपका बंटी, ठीक है, उपन्यास है। और ये किसने लिखा है? मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह है, सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए। और ये किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है? कोसी का घटवार है। हाँ, रचना कौन सी, यही पूछा है, कोसी का घटवार है, ठीक है। पंच परमेश्वर किसकी है? प्रेमचंद की। और सोने का किला किसकी है? सत्यजीत राय की। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो भक्तिन क्या है? देखो, इसमें जो है स्मरणात्मक रेखा चित्र है। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? ये है कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ, यानी कि उनका देहांत कब हुआ, ये पूछा गया है। तो देखो 1936 में उनका हुआ था, 1936, हाँ देखो 1936 है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ? 1880 में हुआ, ठीक है। और हमने क्या देखा था? महादेवी वर्मा 1907 और 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का तो याद कर ही लो, और भी आएंगे, देखते रहेंगे। निम्न में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी नहीं है? देखो, गबन भी है, गोदान भी है, मानसरोवर, लेकिन गाइड जैसी ऐसी कुछ नहीं है इनकी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला? तो किसमें मिला? आलोक पर्व में। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसके द्वारा दिया गया? धनपत राय को प्रेमचंद नाम तो किसके द्वारा दिया गया? दया नारायण निगम द्वारा। प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है? 1880 में हुआ, और कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो वाराणसी के निकट लमही गांव में। आगे है पथ के साथी स्मरण है, तो पथ के साथी जो स्मरण है वो किसका है? महादेवी वर्मा का। आगे है निम्नलिखित में से किसको जो है मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना गया है? तो किसे? अज्ञेय को। बस अब कुछ ही क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इसके। आगे है निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया? तो निर्मला जो उपन्यास है उसमें प्रेमचंद ने समाज की किस जो है समस्या को उठाया था? वो दहेज प्रथा भी थी, है ना, और क्या थी? एक अनमेल विवाह, यानी कि जहाँ मेल ही नहीं हो रहा है ना, अनमेल विवाह हो जा रहे हैं, तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को लेकर ये थी। शैलेश मटियाली का उपन्यास देखो, छोटे छोटे पक्षी, और कबूतर खाना भी इनका है। देखो, छोटे छोटे पक्षी, 2 बूंद जल, भागे हुए लोग है ये, भागे हुए लोग और रामकली, ठीक है। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है? तो निर्जा किसकी? काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह देख लो इनका, निहार, रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत जो है नीलांबरा। रेखा चित्र कौन कौन से? स्मृति की रेखाएं, अल्पित के चलचित्र और स्मरण। निबंध संग्रह कौन कौन से? श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य और शृणदा। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के लेखक हैं, तो कौन है? हरिशंकर परसाई, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। चलो आगे देखेंगे। गुनाहों के देवता, ये किसके? ये एक उपन्यास है सबसे पहले, किसकी है? धर्मवीर भारती, ठीक है। गुनाहों के देवता अच्छी है ये भी कहानी। आगे है यही सच है कृति किसकी है? यही सच है कृति किसकी है? मन्नू भंडारी की है, ठीक है। और इनकी और भी है कहानी, देखो, एक प्लेट सैलाब, और मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 गुनाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ। उपन्यास देखो क्या क्या है? आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, और कलवा, 1 इंच मुस्कान। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, अगर आपने इस्तीफा के बारे में जाना होगा तो इस्तीफा नहीं है इसका, इसके जैनेंद्र है ना, जैनेंद्र। ये ना एक अभी मैं एक वो दे रही थी मॉक, तो उसमें आया था ये वाला प्रश्न, तो तब मैंने वहाँ से अपना रट जैसा लिया इसका, जैनेंद्र, इस्तीफा जैनेंद्र, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ? देखो LTS से टीचर्स वगैरह में पूछा गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 1972 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? अतीत के चलचित्र है, हमने देखा था, पथ के साथी भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी है, लेकिन अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
आगे है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? कोशी का घटवार, ठीक है। और इसके अलावा अगर कौन कौन सी है? नौरंगी बीमार है इनकी है, बच्चे का सपना इनकी है, मेरा पहाड़, बदबू, मेटल, डांगरीवाल, कोसी का घटवार इत्यादि। और 1932 में इनका जन्म होता है, कहाँ? अल्मोड़ा में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, इनका तो खैर क्या ही है, आपको पीडीएफ दे दूंगी तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेना। आज हिंदी हमने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, देखो जो रिप्लाई वाले होते हैं ना उनके रिप्लाई हो जाते हैं, वो वीडियोस में ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ हर किसी का रिप्लाई देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर कोई राय है तो आप कमेंट्स आप कर दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।